सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 5 आईएएस और 3 पीसीएस अफसरों का तबादला। विशाल मिश्रा रुद्रप्रयाग के डीएम बने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह भंडारी एसीओ पर्यटन विकास बने। आपको बता दें कि विनोद गिरी गोस्वामी अपर सचिव आवास बने। प्रतीक जैन एएमडी जीएमएनवीएन बनाए गए। आपको बता दें कि पीसीएस गिरधारी अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बने। पीसीएस त्रिलोक से आयुक्त गन्ना चीनी का चार्ज अब्ज प्रसाद सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी बने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे उत्तराखंड से। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया। आपको बता दें कि शासन ने 5 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। विशाल मिश्रा को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी को पर्यटन विकास विभाग में सीईओ के जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि विनोद गिरी गोस्वामी को अपर सचिव आवास बनाया गया है। प्रतीक जैन को भी जीएमबीएन का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी गिरधारी को इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता कैंतुरा जुड़ रहे हैं। अवय हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अवय 5 आईएएस और 3 पीसीएस का जो तबादला देखा गया है उत्तराखंड में, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड शासन में लगातार लंबे समय से ये चर्चा इस समय चल रही थी कि कुछ आईएएस अधिकारी यानी जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्रों में यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। उसी के बाबत यहाँ पर देखने को मिला है। 5 आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी और 2 सचिवालय सेवा संघ के जो अधिकारी है उनके कार्य क्षेत्रों में यहाँ पर बदलाव किया गया। सबसे बड़ा बदलाव रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी थे प्रतीक जैन, उनको जिलाधिकारी से हटाते हुए उन्हें जीएमबीएन में मुख्य प्रबंधक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जबकि मुख्य प्रबंधक जीएमबीएन की जिम्मेदारी संभाल रहे विशाल मिश्रा को रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी के तौर पर वहां पर तैनाती दी गई है। ये बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई और आईएएस अधिकारी के कार्य क्षेत्रों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बदलाव मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शासन में कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए और जो निर्णय अभी तक सरकार की तरफ से लिए गए हैं पूर्व में, उन योजनाओं को और गति यहाँ पर मिल सके। विकास के कामों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को तेज गति से पूर्ण किया जा सके, उसको लेकर बदलाव यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया है कि जो अधिकारी धरातल पर काम नहीं करेगा उसके कार्य क्षेत्रों में लगातार बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है। और अगर उनकी प्रगति रिपोर्ट सही नहीं आती तो फिर शासन के स्तर पर कुछ और बड़े कठोर निर्णय भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जिस तरीके मुख्यमंत्री ने ये बदलाव यहाँ पर किया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े बदलाव शासन के भीतर प्रशासनिक अधिकारी सेवाओं को लेकर और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में जनता से जो सरकार के जो वायदे थे उन वायदों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके, ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। जी बिल्कुल अवय जी। अवय जी, जो ये बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल रहा है, क्या इस फेरबदल के बाद कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? सबसे बड़ा बदलाव तो इस रूप में यहाँ पर समझा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव हुआ है, वहां पर विकास की योजनाओं की जो गति होगी वो गति और तेज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि नई अधिकारियों के आते ही जो ऊर्जा होती है कार्य क्षेत्र में, जो ऊर्जा लगानी चाहिए अधिकारियों को, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो लंबित जो काम है उन कामों को तेज गति से पूर्ण यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो अधिकारी अब धरातल पर, खासतौर पर जो अधिकारी जिलों में हैं या सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो अब अपने फील्ड में जाते हुए नजर आएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी मीटिंगें होती हुई नजर आएंगी और जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का निदान होते हुए भी नजर यहाँ पर आएगा। ये कहा जा सकता है कि अगर लगातार इसी प्रकार से जो काम यहाँ पर चल रहे हैं उन कामों को अगर तेज गति से किया जा सकता है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर दिए गए, यानी अगर कोई भी अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही यहाँ पर बरतता है
तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और मुख्यमंत्री का संदेश भी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और उन सभी को अब धरातल पर काम करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी और जनता की जो समस्याएं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा। जी बिल्कुल अवय जी। अवय जी, इस बड़े फेरबदल के बाद जो और अधिकारी हैं उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के निर्णय यहाँ पर करते रहते हैं। जो प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, उन प्रशासनिक फेरबदलों पर किस प्रकार से और यहाँ पर काम किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार शासन स्तर पर एक्सरसाइज यहाँ पर चलती रहती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही कार्मिक विभाग की तरफ से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया था और जो अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव यहाँ पर हुआ, वो सीधे तौर पर आने वाले दिनों में और विकास की योजनाओं को बदलते हुए नजर यहाँ पर आएंगे। क्योंकि ये कह सकते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी का बदलना हो या फिर शासन में अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव करना हो, नए विभागों की जिम्मेदारी उन्हें देना हो, वो इस रूप में यहाँ पर समझा जा सकता है कि उन विभागों में इस समय तेज गति से काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से या शासन की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। उनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव वहां पर किया गया है, क्योंकि अधिकारियों की कार्य कुशलता और उनका जो व्यवहार कुशल जो उनका नेतृत्व वहां पर रहा है, उससे उन चीजों को काम करने में और सहूलियत यहाँ पर मिल पाएगी और जनता की जो समस्याएं होंगी या जो विकास की जो योजना है, जिसका रोड मैप सरकार की तरफ से बनाया गया, उसको धरातल पर उतारने में मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अवैध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल से एलडीए से एनओसी नहीं जरूरी, होर्डिंग्स और बैनर के लिए एनओसी हटाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नियम 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे। नगर विकास विभाग के लिए नए बायोलॉन्ज बनेंगे, शासन ने नए बायोलॉन्ज तैयार किए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राज्यपाल की मंजूरी के बाद नियम लागू होंगे, विज्ञापन की सामग्री के मानक तय होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि विज्ञापन के डिजाइन्स और आकार पर नए मानक लागू होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में 1 अप्रैल 2026 से एलडीए से एनओसी लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। नए नियम के अनुसार होर्डिंग्स और बैनर के लिए भी एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि नगर निगम नगर विकास विभाग के लिए शासन ने नए बायोलॉज तैयार किए हैं, जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होंगे। नए नियम के तहत विज्ञापन की सामग्री, डिजाइन्स और आकार के मानक तय किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अव्यवस्थित विज्ञापनों और होर्डिंग्स को नियंत्रित करना होगा, उन्हें नियमानुसार व्यवस्थित करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि नियम लागू होने के बाद सार्वजनिक और व्यावसायिक विज्ञापन सभी नए मानकों के अनुसार होंगे। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, लखनऊ से जो ये खबर सामने आ रही है जिसमें 1 अप्रैल 2026 से एलडीए से एनओसी लेना अनिवार्य नहीं रहेगा, इस पर क्या कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से एलडीए से एनओसी नहीं लेनी होगी। देखिए, होर्डिंग बैनर को लेकर लगातार आपने देखा होगा, पूर्व में गोमती नगर में एक हादसा हो गया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं सवाल भी उठने लगे थे कि ऐसी होर्डिंगों को एनओसी कहाँ से मिलती है। एकाना स्टेडियम के पास में होर्डिंग गिर गई थी। इसी सब चीजों को लेकर नगर विकास की तरफ से नए मानक बनेंगे, नए बैलॉज बनेगा, जिसको लेके ये राज्यपाल जब अनुमति देंगे उसके बाद में ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। शहर में होर्डिंग कैसे लगनी है, किस तरह लगनी है, पूरा नगर निगम के हाथ में पूरी चीजें हो जाएंगी। एलडीए से एनओसी नहीं लेना होगा, क्योंकि तमाम जगह पे लखनऊ में ऐसा देखा गया है कि अगर नगर निगम कहीं होर्डिंग लगाने के लिए मना करता है तो कुछ लोग एलडीए की एनओसी ले लेते हैं, जिसके बाद में एलडीए की एनओसी के बाद में वो होर्डिंग लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं जान का खतरा भी लोगों के लिए बना रहता है। अव्यवस्थित तरीके से भी होर्डिंग बहुत ज्यादा लग जाती है। कहीं आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर लगी है, एलडीए के अंतर्गत जो निर्माणाधीन पुल है, पुलों पे भी लग रही है, तमाम ऐसी जगह थी। तो उसी को लेके सरकार जो है पूरा नगर विकास द्वारा एक खाका खींचा गया है, बैलॉज बनेगा, जिसके बाद में राज्यपाल इसकी
अनुमति देंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल से ये कानून लागू हो जाएगा कि एलडीए की एनओसी नहीं लेना। देखिए, आपको बता दें कि ये इस वजह से खास तौर से किया गया है कि राजधानी लखनऊ में अव्यवस्थित जो होर्डिंगें जो लग गई थी, तो इन सब चीजों को रोक लगाना है, इसी को लेके अब ये किया जाए। जी बिल्कुल राशिद, जो बैनर्स के द्वारा राजनीतिक वार और पलटवार किए जा रहे हैं, क्या इस मानक के बाद, इस नियम के बाद उन पर क्या कुछ असर देखने के लिए मिलेगा? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि उससे कोई भी असर नहीं दिखेगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा वार पलटवार बैनर के माध्यम से होता है। ये 2-4 जगह चिन्हित हैं, जैसे 1090 चौराहा हो गया, हजरतगंज चौराहा हो गया, भाजपा कार्यालय, सपा कार्यालय, तो तमाम जगह पे ये होर्डिंग लगती थी। उसमें वो वैसे भी एलडीए से एनओसी या नगर निगम से एनओसी नहीं लेते थे। जी हाँ, ये है कि नगर विकास के द्वारा अगर कुछ कड़े कानून बनाए जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि इन चौराहों पे होर्डिंग नहीं लगेगी। लेकिन वैसे भी राजनीतिक दल जो होर्डिंग लगाते हैं अपने कार्यालय या चिन्हित जो बड़े चौराहे वहां लगाते हैं, वो किसी की अनुमति नहीं लेते हैं, सुबह लगाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे के बाद में नगर निगम उसको वैसे भी उतार देती है। जी बिल्कुल राशिद, इस नियम के बाद विपक्ष का किस तरीके की प्रक्रिया सामने आई है? नहीं, देखिए, अभी आज ये खबर सामने आने के बाद में अब विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आनी है वो आ जाएंगी। हालांकि ये इतना बड़ा कोई उनके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो होर्डिंगें लगाई जाती हैं, मैंने बताया तमाम कार्यालय या चौराहों पे जो लगाई जाती थी, क्योंकि उनको एलडीए से एनओसी ऐसी भी नहीं लेना था। विपक्ष जब भी होर्डिंग लगाता है तो सरकार के खिलाफ लगाता है। होर्डिंग लगने के 2 घंटे 4 घंटे के बाद में होर्डिंग वैसे भी उतर जाती है। तो इस पूरे मामले को लेके अभी गहमा गहमी नहीं हुई है, क्योंकि अभी बैलॉज बनेगा तब 1 अप्रैल से लागू होगा, जब राज्यपाल इसकी अनुमति दे देंगी। तो अनुमति में अब ये देखना होगा बैलॉज में क्या चीजें आती हैं, कानून किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, सख्ती की जाती है, असल चीज ये देखने वाली होगी। जी बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। समाज कल्याण के संयुक्त निर्देशक सुनील कुमार बिसेन निलंबित। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती में धांधली का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नियुक्तियों में नियमों और मानकों का उल्लंघन, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों से नहीं सत्यापित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच शुरू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों से नहीं सत्यापित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच शुरू। आपको बता दें कि समाज कल्याण के संयुक्त निर्देशक सुनील कुमार बिसेन निलंबित हुए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती के धांधली का मामला ये सामने आया। शासन ने निलंबन के साथ सख्त संदेश दिया। आपको बता दें, नियुक्ति में नियमों का और मानकों का उल्लंघन बताया गया। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों से नहीं सत्यापित। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच शुरू की गई है। रिटायर हो चुके संयुक्त निर्देशक के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश। शासन ने निलंबन के साथ सख्त आदेश दिया। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, समाज कल्याण के संयुक्त निर्देशक सुनील कुमार बिसेन निलंबित का जो ये मामला सामने आया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? राशिद, समाज कल्याण के संयुक्त निर्देशक सुनील कुमार बिसेन का जो निलंबन का मामला जो सामने आया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, कल्याण के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार बिसेन को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में धांधली का मामला आया था, जिसको लेकर इनको निलंबित कर दिया गया।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश विकास में काम कर रही है, लेकिन ये भी देखा गया है कि योगी सरकार में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी चाहे जितना पावरफुल हो, अगर किसी चीज में लिप्त पाया जाता है कि सरकार के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये बड़ा एक एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि चिन्हित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को मूल दस्तावेजों से नहीं कराया गया था सत्यापन। इसी मामले को लेकर रिटायर हो चुके संयुक्त निदेशक के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है वो इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जांच में निकल के क्या आता है, क्या जांच में दोषी अधिकारी पाए, तो क्योंकि तमाम बार ऐसे देखा गया है कि सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब जो जांच होती है तो जांच में कहीं ना कहीं अधिकारी अक्सर बच जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। युवा मोर्चा भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यक्रम में होंगे डिप्टी सीएम शामिल। आपको बता दें कि बजट 2026 पर आयोजित विशेष बैठक जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से दौरे का मुख्य उद्देश्य बजट पर चर्चा और क्षेत्र विकास। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राजनीतिक, रणनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि युवा मोर्चा भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आपको बता दें कि बजट 2026 पर आयोजित विशेष बैठक जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित होगा। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। दौरे का मुख्य उद्देश्य बजट पर चर्चा और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में राजनीतिक और रणनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सोहेब रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, डिप्टी सीएम प्रयागराज दौरे पर आ रहे हैं, हालांकि वो आज रुकेंगे भी। वो इस बीच में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बजट पर भी चर्चा करेंगे, तो कई उनके कार्यक्रम होंगे। उसके बाद वो आज यहीं विश्राम करेंगे। कल तक का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो भी एक निजी कार्यक्रम में संगम नदी प्रयागराज आ रहे, तो आज दोनों डिप्टी सीएम का अलग अलग कार्यक्रम है और दौरा है। और इसी सिलसिले में ये 3 बजे के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहाँ केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद आज रुकेंगे भी और कल तक का उनका कार्यक्रम है। इस बीच में वो न सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और अलग अलग विषयों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल सोहेब, ये जो इस कार्यक्रम में जो ये बैठक होगी, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है? देखिए, पहले वो पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, अलग अलग विषयों पर बैठक करेंगे। इसके अलावा जो अभी बजट आया है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कि जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन को लेकर के बैठक होगी, तमाम आने वाले जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा होगी। अधिकारी हैं उनके साथ जो समीक्षा बैठक है विकास कार्यों की, उस पर भी वो बैठक करेंगे। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और इस बीच में वो बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल सोहेब, केशव प्रसाद मौर्य का जो आज प्रयागराज दौरा है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो उनके प्रोटोकॉल हैं उसके तहत जो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उसके तहत वो पूरी तैयारियां कर ली गई है। उनका पहले से ये प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसके लिए
वो बाकायदा जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। अब इस बीच में जो उनकी कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे, तो अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद आज वो यहाँ विश्राम करेंगे। इसके लिए विशेष तौर पर जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सोहेब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो आज प्रयागराज दौरा है, उसके इस दौरे के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या माना जा रहा है? देखिए, अलग अलग कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है। इसी सिलसिले में वो संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। इस बीच में एक निजी कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, उसमें भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो न सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बल्कि अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगी। तो कह सकते हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और उसमें बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल सोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आज यूपी विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। चर्चा के बाद सीएम योगी दे सकते हैं जवाब। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे शुरू होगा बजट सत्र। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाएगा, वहीं विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। सरकार सुचारू संचालन की बात कर रही है, जबकि विपक्ष आक्रामक होकर रुख अपनाने का संकेत दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।